हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। मेरा नाम है विकास और आज हम बात करने वाले हैं AI और चुनावों पे। चूंकि पिछले कुछ दिनों में AI और चुनाव से जुड़े बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे और बहुत सारे छात्र डिमांड कर रहे थे कि सर इनसे जुड़े कुछ वीडियो बनाइए, तो उसी वीडियो को लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का चुनावों पे किस हद तक असर देखा जा सकता है। चूंकि पूर्व में हम बात करें स्लोवाकिया की या इवन भारत की, तो इसका कहीं ना कहीं अनुप्रयोग देखने को मिला जो कि नकारात्मक था। हम बात करेंगे प्रभावों की, हम बात करेंगे क्या इसका सकारात्मक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। AI से जुड़े कुछ और तथ्यों पे, टर्म्स पे बात करेंगे, इनके विनियमन पे बात करेंगे और भविष्य में क्या बेहतर किया जा सकता है, इन पे भी हम बात करेंगे। तो बात की जाए अगर, तो सबसे पहला आप देख सकते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाला। चूंकि हम इस टॉपिक को लेके आए हैं AI और चुनाव को, तो जो सबसे पहला इंस्टेंस, जो सबसे पहली घटना सामने आई थी वो अराउंड 2010 के समय की थी, जब सोशल मीडिया साइट्स को जैसे फेसबुक वगैरह का प्रयोग करके लोगों के डेटा यानी आंकड़ों को एकत्रित करके चुनाव को, जो उस समय अमेरिका में चुनाव होने वाले थे, उनको मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया था। उस मैनिपुलेशन का जो भांडा फूटा था वो 2018 के अराउंड बहुत से आर्टिकल्स के द्वारा फूटा था। क्योंकि इनसे जुड़े ये जो फर्म है कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़े किसी व्यक्ति ने बाद में जाके विसल ब्लोअर के रूप में डेटा को, इस फैक्ट्स को बताया, तब विश्व को पता चला कि अच्छा AI के द्वारा इस तरीके से भी मैनिपुलेशन हो सकता है। और उसके बाद तो कुछ और इंसिडेंट्स भी आए, बड़े इंसिडेंट्स भी आए जहां पे चुनावों में हार जीत भी तय हो गई, उनकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पहला इंसिडेंट था, इसलिए पहले स्लाइड में हमने इसको रखा। बात करें अगर AI का चुनावों पे प्रभाव पे, तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो चुनावी विशेषज्ञ हैं, उनकी अगर बात की जाए तो 3 या 4 जो प्रमुख बिंदु हैं जिनकी वो बात करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि दुष्प्रचार बड़े पैमाने पे हो सकता है। अगर आप सामान्य तरीके से देखें तो अगर मान लीजिए कोई दुष्प्रचार या कोई प्रचार 4 या 5 या 10 या 12 बार हो सकता है, तो AI का एल्गोरिदम इतना वास्ट है, इतना ज्यादा तेज है कि वो उसी 10 या 15 जो टाइम्स हो रहा था उसको 1000, लाख और करोड़ टाइम्स कर सकता है, बिना थके, बिना रुके और लगातार। तो निश्चित तौर पे एक बार की बहुत एक्सपोनेंशियली दुष्प्रचार या इवन प्रचार कर देना, ये इसका साइड इफेक्ट है नंबर 1। नंबर 2 दिखा है ना, चित्रों ऑडियो, माफ कीजिएगा इसको पेन कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, चित्रों, ऑडियो और वीडियो की अति यथार्थवादी डीप फेक, मतलब आपके वॉइस, फोटो या वीडियो को डीप फेक के माध्यम से ऐसा मैनिपुलेट कर दिया जाए कि सामने वाले को, यानी कि जो दर्शक हैं या जो मतदाता हैं, उनको लगे कि ये सही है। इस स्तर पे मैनिपुलेट कर दिया जाए, और ये देखा गया है। जब मैं बात करता हूं स्लोवाकिया में एक चुनाव की इंस्टेंस की, अभी हाल में जनवरी 2024 की, जब स्वर्गीय M करुणानिधि जी का एक वीडियो था, उसको डीप फेक के द्वारा बदल के चुनाव पे उसका असर लाने की कोशिश की गई थी। तो एक तो ये भी दिक्कत है क्या कि डीप फेक के द्वारा चित्रों को, ऑडियो या वीडियो को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और क्या है जो सबसे खतरनाक बात है, वो सूक्ष्म लक्ष्मीकरण यानी कि माइक्रो टारगेटिंग। इसको उदाहरण के द्वारा समझें तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। मान लीजिए भारत में होने वाले हैं चुनाव और किसी क्षेत्र में कोई अल्पसंख्यक वर्ग या माइनॉरिटी ग्रुप, या मान लीजिए कि कोई विलग वर्ग है जिसकी कुछ पर्टिकुलर आशंकाएं और आकांक्षाएं हैं, तो उनकी आशंकाओं को बढ़ा के और आकांक्षाओं को घटाते हुए अगर कोई डीप फेक वीडियो आता है, तो उनके द्वारा जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर असर पड़ेगा। जैसे कि आशंकाओं को बढ़ा के किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है, आकांक्षाओं को बढ़ा के किसी विशेष पार्टी के सपोर्ट में माहौल बनाया जा सकता है। यह माइक्रो टारगेटिंग की बात करता है। ठीक है, तो आशंका, आकांक्षा दोनों, मतलब क्या, किसी पार्टी के खिलाफ या किसी पार्टी के सपोर्ट, दोनों तरीके से डीप फेक का मिसयूज किया जा सकता है, यह बात है। और बात किया जाए तो हालांकि बहुत सी पार्टियां इसे प्रचार के टूल में भी प्रयोग कर रही हैं। ठीक है, तो नकारात्मक भी इसका यूज है, प्रचारात्मक भी यूज है।
प्रचारात्मक कैसे? जैसे कुछ पार्टियों ने ऐप्स में प्रबंध कर दिया कि आप अपनी फोटो अपलोड कर दीजिए और उस पार्टी के जो बड़े या कद्दावर नेता हैं उनके साथ में फोटो जनरेट हो जाएगी आपकी, और आप मतलब वो उतनी रियल फोटो रहेगी कि लगेगा आपने उनके साथ फोटो खिंचाई है। या कई बार क्या होता है, कुछ जो चुनावी उम्मीदवार होते हैं चूंकि अपने ऑडियो या वीडियो को उस स्तर पे प्रोसेस नहीं करवा पाते तो वो एआई का इस्तेमाल करते हैं ताकि थोड़ा सा रियल लगे या क्वालिटी में हाई लगे, या अगर शेयर करना हो तो एक बार की लंबा शेयर कर दिया जा सके। ठीक है, तो ये बात हो जाती है जहां पे हम सूक्ष्म लक्षीकरण या टूल का प्रयोग की बात करते हैं। ठीक है, बात किया जाए उसके बाद की तो चुनाव पे प्रभाव की, तो अभी हम आएंगे इस इमेज पे, उससे पहले देख लिया जाए तो ऐसा कहा गया है एक अध्ययन में कि 50 से अधिक देशों के चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है एआई, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, विश्व में 50 से ज्यादा देशों के चुनाव जो हाल में होंगे उनको प्रभावित कर सकता है। कुछ उदाहरण बगल फोटो में भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसे हमने यहां पे पोस्ट किया, आप देख सकते हैं यहां पे। और बता दूं कि अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की बात की जाए तो वैश्विक जोखिम धारणा सर्वेक्षण की बात किया जाए तो जो गलत सूचना और दुष्प्रचार को शीर्ष 10 जोखिमों में शामिल किया गया है। अभी तक जोखिमों में बहुत सारे, आप चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात कर लें, बाढ़ की बात कर लें, विभिन्न हमलों की बात कर लें, युद्धों की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे जोखिम, गरीबी, भुखमरी, बहुत सारे जोखिम थे, जैव जोखिम थे। लेकिन एक नया जो जोखिम निकल के आया है वो क्या है? गलत सूचना और दुष्प्रचार, जिसके लिए कहीं ना कहीं एआई को एक टूल के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इस इमेज की, तो अर्जेंटीना में क्या हुआ था, 2023 की बात है। ठीक है, अर्जेंटीना में 2023 में जो वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंडिडेट थे जिनका नाम यहां पे जेवियर मिलेई लिखा हुआ है, इन्होंने एक फेक फोटो यहां पे आप देख सकते हैं, इसी फोटो को पब्लिश कर दिया था जो कि उनके जो विपक्षी कैंडिडेट थे उनकी फोटो थी, और कहीं ना कहीं चाइनीज, इसमें देख लें कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट वेशभूषा है उस वेशभूषा में इस फोटो को पब्लिश कर दिया, और इसके द्वारा यह दिखाने की कोशिश की कि जो उनके विपक्षी कैंडिडेट है जिनकी फोटो है, इनका नाम लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ, सार्गेयू मासा जो थे, इनकी फोटो को मॉर्फ करके पब्लिश कर दिया, यह दिखाने के लिए कि ये जो सार्गेयू हैं इनका इंटेंशन या इनकी विचारधारा जो चाइनीज कम्युनिस्ट विचारधारा है उसके पैरेलल है, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए सही व्यक्ति नहीं है। और दुर्भाग्य ये कि इस फोटो को, जिसको 3 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा था, फोटो की वजह से मिस्टर जेवियर जीत गए और जिनकी फोटो थी वो हार गए। यहाँ पे करुणानिधि जी का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया कि इनके वीडियो को कई बार इस्तेमाल किया गया, एक बार सकारात्मक या मतलब कि उनके वीडियो से बताया गया कि ये फला पार्टी अच्छी है या फला कैंडिडेट अच्छा है, जबकि उनका निधन 2018 में हो चुका था। ये वीडियो रिलीज हुए 2024 में। दूसरी बात, स्लोवाकिया का इंसिडेंट आप देख लीजिए। यहां पे क्या हुआ था, एक ऑडियो था जिसको बहुत अलग तरीके से मॉर्फ किया गया था। उस ऑडियो को देखिए, यहां पे लिखा होगा कि इन सितंबर 2023 बिफोर अ की इलेक्शन एंड ऑडियो सर्विस्ड ऑनलाइन, ठीक है, इन विच टॉप कैंडिडेट वाज शेयर्ड। उसमें कहा गया कि जो टॉप कैंडिडेट है वो कुछ माइनॉरिटीज के लिए दारू की या अन्य चीजों के लिए टैक्स माफ करा देंगे अगर वोट होगा। मतलब क्या कि उस व्यक्ति को, जो कैंडिडेट था, उसको कुछ मिसलीडिंग कहते हुए रिकॉर्ड किया गया और उस रिकॉर्ड को शेयर कर दिया गया। यद्यपि जब बाद में चेक हुआ तो यहां पे लिखा गया, जो एएफपी फैक्ट चेकर्स थे उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो था ये मॉर्फ्ड था, मतलब ऑडियो भी डीप फेक ऑडियो था। और लेकिन ये भी, यहां पे भी ये जो व्यक्ति थे ये चुनाव हार गए, जिनका डीप फेक ऑडियो था वो चुनाव हार गए। तो इन तीनों ही अवस्थाओं में आपने देखा कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज किया गया। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो थोड़ा तो शॉर्ट में जान लेते हैं। 1950 के दशक में 1950 के दशक में शुरुआत, पहली बार बात की गई, लोगों ने जानना समझना शुरू किया। 70 के दशक में पहचान मिली। जापान ने सबसे पहले 1981 में अगर देखा जाए तो 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। सुपर कंप्यूटर के विकास की बात की थी। ब्रिटेन ने एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था। यूरोपीय संघ के देशों ने एस्ट्रिड नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की थी। और फिर 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात की थी। अगर आप में से किसी ने अगर बीटेक किया हो, बीटेक में भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इस तरह के विषय रहे हो, तो वहां पे आपने वीएलएसआई नाम का एक चैप्टर पढ़ा होगा, वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। बस उसी टॉपिक की बात यहां पे की जा रही है कि इस तरह का एक सर्किट विकास किया और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई।
कहने का मतलब क्या कि एक नॉर्मल क्या कहते हैं आपका इंटीग्रेशन होता है, फिर जब VLSI है जो बहुत लार्ज स्केल पे इंटीग्रेशन कर देता था, तो नॉर्मल से नॉर्मल इमेजरी, नॉर्मल से नॉर्मल चीजें इतनी ज्यादा तेजी से बन जाती थी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी उनकी, ऑडियो वीडियो फोटो सबके लिए ये लागू था कि उनको स्प्रेड करना या शेयर करना या उनका प्रोडक्शन बहुत इजी हो गया था। तो उस समय तो सकारात्मक तरीके से देखा जा रहा था, लेकिन जब हम दुष्प्रचार की बात अभी देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये बड़ा दिखता है। ठीक है, और अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ और चिंताओं की बात कर लिया जाए तो दुष्प्रचार, डीफेक की तो बात हमने की। अगला क्या है, AI संचालित प्रचार दुष्प्रचार अभियान। वापस से अभी हमने जो बात बताया, जो आपको अभी अर्जेंटीना का केस बताया, स्लोवाकिया का केस बताया, भारत में जो तमिलनाडु का केस बताया, उसका वैयक्तिकृत सामग्री के माध्यम से हेरफेर। जब मैंने माइक्रो टारगेटिंग की बात की, वो तो एक मेरे कम्युनिटी का एग्जांपल लेके बताया। हो सकता है किसी व्यक्ति को टारगेट करते हुए वैसे ऑडियो वीडियो आ जाए। आपने अभी सार्जियो वाला केस दिखा था, जिनका फोटो मॉर्फ करके अर्जेंटीना में लगा दिया गया था। फिशिंग और सुरक्षा से जुड़े खतरे भी शामिल हैं। मान लीजिए कि अभी आप सबने देखा होगा कि हम सबके व्हाट्सएप पे विभिन्न पार्टियों के या विभिन्न तरीके के मैसेज आने लगे चुनाव से जुड़े। कल को एक इलेक्शन कमीशन का कोई ऐसा मैसेज आ जाए जहां पे बोला जाए कि आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप एक मतदाता के रूप में रजिस्टर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग तो लिटरेट हैं, समझदार हैं, लेकिन एक बड़ा जनरेशन है जो इलिटरेट है, और एक बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लिटरेट होने के बावजूद सजग नहीं है। अगर वो उस पर क्लिक कर दिए तो हो सकता है मिसयूज हो जाए और उनके अकाउंट से पैसे कट जाए या किसी अन्य तरीके का उनके साथ फ्रॉड हो जाए। ठीक है, उसके अलावा जो मतदाता दमन जो लिखा हुआ है, जैसे कि मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट वोटिंग प्रोसीजर्स, पोलिंग एलोकेशंस एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स एमिंग, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे भारत ने भी ये कहा है कि जो 85 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं वो चुनावों में वोट डाल सकते हैं, जो कि बाकायदा प्रूफ्ड न्यूज है, निकली हुई है, लेकिन घर से वोट डाल सकते हैं। ठीक है, वोट फ्रॉम होम की बात थी। लेकिन अगर कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि भारत सरकार ने किया वोट फ्रॉम होम कैंसिल, और कुछ डीप फेक के द्वारा किसी अच्छी न्यूज एजेंसी या किसी अच्छे न्यूज़पेपर, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, द मिंट, इन सब का यूज कर लिया जाए, या किसी अच्छी मैगजीन का लिंक जबरदस्ती बना के दे दिया जाए और लोगों को लग गया तो कैंसिल हो गया, हम नहीं कर सकते वोट, ना वोट डालें, या कह दिया जाए कि यार ये पार्टी जीत रही है और 20-30 उस पर फर्जी लिंक जारी हो गए, लोग प्रभावित हो गए, यार वो जीते रही है, हम क्या वोट डालें, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजें, या इस क्षेत्र में जहां वोटिंग हो रही थी तत्काल प्रभाव से रोका गया, इन कारणों से देखिए पता चला कि ये पूरा का पूरा न्यूज ही फेक है। तो इस तरीके की चीजों की या इस तरीके की बातों की भी आशंकाएं हैं। विश्वास का क्षरण, निश्चित तौर पर अगर बार बार इस तरह का AI आएगा तो एक समय जैसे कहते हैं ना कि शेर आया वाली कहावत है, कि बार बार अगर इस तरीके के डीप फेक्स और ऑडियो वीडियो गलत या मिस रिप्रेजेंट लोगों के सामने पहुंचेंगे तो लोगों में विश्वास की कमी होगी, समझ नहीं पाएंगे कि कब सही है और कब गलत है। ठीक है, और बात किया जाए तो AI अनुप्रयोगों में पूर्वाग्रह, कुछ यह भी देखा गया है कि ऐसा देखा गया है, और मैं देखा गया से ज्यादा बेटर बोलूंगा कि कई जगहों से आरोप ऐसे लगे कि कुछ AI प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो अपने पूर्वाग्रह या किसी बेनिफिट यानी अपने लाभ को क्लियर करने के लिए या लाभ पाने के लिए किसी विशेष वर्ग का या विशेष पार्टी का या विशेष व्यक्ति के लिए AI को इस्तेमाल करते हैं, डीफेक का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे भी एक पूर्वाग्रह देखने को मिल रहा है, या ऐसा कई बार कहा गया है, आरोपों में, कई आर्टिकल्स में लिखा गया कि बहुत सारे जो बड़े AI सेवा प्रदाता हैं उन पे जो जनरल इंफॉर्मेशन है या जो जनरल सपोर्ट है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या न्यूज चैनल या किसी व्यक्ति के पक्ष में झुका हुआ है, जो कायदे में न्यूट्रल होना चाहिए था। ठीक है, बात किया जाए चुनाव कार्यकर्ताओं पर प्रभाव, तो निश्चित तौर पे अगर इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन का प्रभाव एक चुनाव देने वोट देने वाले व्यक्ति पे, मतदाता पे पड़ेगा, तो चुनाव कार्यकर्ता है जो लगातार ग्राउंड लेवल पे, जीरो पे जाके, अच्छे ग्राउंड जीरो पे जाके अच्छे से मेहनत करके किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार लगे रहते हैं, पोलिंग बूथ पे जाते हैं, इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन का नकारात्मक असर तो उनके भी दिमागी स्तर पे पड़ेगा ही पड़ेगा, उनकी जो स्पिरिट है उस पे भी पड़ेगा, उनकी मेहनत पे पड़ेगा, उनकी भावनाओं पे पड़ेगा। ठीक है, तो निश्चित तौर पे इसका भी हमको वहां पे असर देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत ने क्या क्या पहले किया हम इसको देख लेते हैं।
तो अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ठीक है, उसने चुनावों के बाद डीप फेक और दुष्प्रचार के खिलाफ एक बेहतर और सुदृढ़ कानूनी ढांचे को बनाने की बात की है। नंबर 1 पे ये है, क्योंकि अब चुनाव की जो तिथि है वो आ गई है, तो अब इस तरह की कोई नीति नहीं बना पाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद इस तरीके की नीति पे वो काम करेंगे, ऐसी मंशा जाहिर की गई है। इसी महीने की शुरुआत की बात कर ली जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था, उसने गूगल और ओपन एआई जैसे प्लेटफॉर्म्स को बोला कि जो आपका जो एआई है उसका जो रिप्लाई है, जो या जो उसके उत्तर है, या जो उससे हमको जो भी रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं वो न्यूट्रल नहीं है। आपको जेमिनाई का एग्जांपल याद होगा, जहां पे किसी व्यक्ति ने कुछ प्रश्न पूछा था भारत के प्रधानमंत्री से लेके, उसका उत्तर सकारात्मक नहीं था, थोड़ा सा ऐसा देखने में लग रहा था कि वो मॉर्फ था या वो वास्तविकता में न्यूट्रल उत्तर नहीं था। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस पे आक्षेप किया था, इस पे उन्होंने क्वेश्चन किया था और एक गाइडलाइन इनके लिए जारी की गई थी, पर गूगल ने कहा कि नहीं, हम इस पे काम करेंगे और सरकार के साथ जो इस तरीके के मिस इन्फॉर्मेशंस हैं, इन्फोडेमिक की स्टेट है, यानी सूचनाओं की जो महामारी की स्टेट है, उसको रोकने में हम सरकार का साथ देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो नीति आयोग ने भी एआई के लिए राष्ट्रीय रणनीति और रेस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल रिपोर्ट जैसे मुद्दों पे कुछ दस्तावेज जारी किए हैं। क्योंकि दस्तावेज सिर्फ जारी किए हैं, उनके एप्लीकेशन, उनसे जुड़े नियम और अधिनियम, इन पे काम करना बाकी है, तो शायद उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की तो एक और है यहाँ पे कि अगर सिर्फ इफेक्टिवनेस की बात की जाए तो हमारे सामने ध्यान आ जाता है दंड संहिताएं। ठीक है, क्योंकि जो आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, अब चूंकि इसका नाम बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गया है, और न्याय संहिता में ये किधर जाएगा इस पे अभी क्लियरेंस जब तक आना बाकी है, तब तक भारतीय दंड संहिता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियम 2021 के द्वारा, इन तीनों नियमों के द्वारा न सिर्फ वहां पे आपको जो सजा का प्रावधान है, बल्कि यही 3 ऐसे नियम हैं जो एआई से जुड़े इश्यूज को या दिक्कतों को टैकल करते हैं, जहां पे आप पे दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। यद्यपि जो भारत का फ्रेम है, जितना बड़ा देश है, जितनी ज्यादा विविधता वाला देश है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़े और ज्यादा कड़े नियमों और कड़े बाकायदा अधिनियमों की जरूरत है। ठीक है, बात किया जाए इसके बाद की तो एआई फायदेमंद भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है 2019 के चुनावों में हम लोग ई चुनाव का ऑप्शन मिले कि घर पे बैठे फिंगरप्रिंट्स या अपना आधार ये स्कैन करके आपको घर बैठे ही वोटिंग करने का अधिकार मिल जाए। ऐसा बहुत से चुनावी विशेषज्ञों और एआई के विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है। दूसरी बात, ये तो हो सकता है वाली बात है, ये हुआ है। 2021 में बिहार चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों के दौरान जो गिनती बूथ थे ना, उनमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के लिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे ओसीआर कहते हैं, उसके साथ वीडियो एनालिटिक्स का उपयोग किया था और एक एआई फर्म है स्टैक, उसके साथ समझौता किया था। ठीक है, इसका फायदा क्या हुआ? प्रणाली से क्या हुआ कि बिहार चुनाव आयोग को पूर्ण पारदर्शिता हासिल करने और हेरफेर द्वारा किसी भी संभावना को खत्म करने में सक्षम बनाया। मतलब पारदर्शिता भी था, हेरफेर को भी वो रोक सके। और क्या था? एआई संचालित जो स्वचालन था, वोटों की गिनती की प्रक्रिया को तेज कर दिया। और क्या था? घृणास्पद भाषण के प्रसार की भी संभावना को कम कर दिया। कहने का मतलब, अगर कोई पंचायती चुनाव में कोई कैंडिडेट घृणास्पद भाषण दे रहा है तो ऑटोमेटिकली ये नोटिफिकेशन चला जाएगा और उस पर कार्रवाई हो सकती थी। तो इस डर से नहीं किया किसी ने। और क्या था? इस मॉडल के परिणाम स्वरूप जो खास बात है, देखिएगा कि चुनाव अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिकाओं की संख्या 80,000 से घटकर सिर्फ 400 रह गई। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है। मतलब जहां पहले 80,000 हुआ करता था, वहां सिर्फ 400 यहां पे दायर याचिकाएं दायर की गई, दाखिल की गई। ठीक है, तो बड़ा असर आया। तो इसका मतलब क्या है कि एआई का सकारात्मक प्रयोग भी हो सकता है अगर सरकार चाहे तो। ठीक है, या लोग चाहे तो। वैश्विक स्तर पर अगर विनियमन की बात कर ली जाए तो ब्रिटेन अगर किया जाए तो वो 5 सिद्धांतों को रेखांकित करता है। क्या क्या है? सुरक्षा और मजबूती, पारदर्शिता एवं व्याख्यात्मकता। सुरक्षा मजबूती से मतलब कि सुरक्षित रहे, मजबूत रहे, कोई डिकोड ना कर सके, पारदर्शी रहे। ठीक है, व्याख्यात्मक मतलब क्लियर रहे कि क्या करना चाहता है, निष्पक्ष रहे, न्यूट्रल रहे। ठीक है, जवाबदेही तथा शासन यानी गवर्नेंस की बात है, तो मतलब जवाबदेही सुनिश्चित हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें असाइन की जाए और
प्रतिस्पर्धात्मकता और निवारण की व्याख्या की गई है। मतलब क्या कि एक कंपिटेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जाए, ताकि अगर एक कंपनी अच्छा कर रही है तो कोई दूसरी कंपनी उससे बेहतर और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करे। ऐसी बात ब्रिटेन में की गई है। बात किया जाए अमेरिका की, तो जैसे वहां का बिल ऑफ राइट्स है, वैसे ही वहां पे एआई बिल ऑफ राइट्स की बात की जा रही है कि एक ब्लूप्रिंट वहां पे जारी किया गया था, जिसमें आर्थिक एवं नागरिक अधिकारों के लिए, आर्थिक और नागरिक अधिकारों के लिए एआई की नकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया गया तथा इन प्रभाव को कर्म हेतु 5 सिद्धांत दिए गए थे। ये 5 सिद्धांत उन्हीं सिद्धांतों के पैरेलल हैं जो अभी हमने ब्रिटेन में देखे थे। तो मतलब बिल ऑफ राइट्स के पैरेलल एक एआई बिल ऑफ राइट्स की भी बात की जा रही है। ब्लूप्रिंट एक जारी किया गया था। चीन की बात किया जाए तो चीन ने 2022 में विशिष्ट प्रकार के एल्गोरिदम और एआई को लक्षित करने वाले कुछ राष्ट्रीय बाध्यकारी नियम बनाए हैं। क्योंकि आपको पता है कि चीन एक ऐसा देश है जो कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कहीं ना कहीं वेस्ट, जो पश्चिम देशों के इन्फ्लुएंस से बने हुए हैं, उनको पूरी तरीके से अपने देश में बैन कर रखा है। तो निश्चित तौर पे जब एआई की बात करते हैं, ओपन एआई की बात करते हैं, चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो चीन के नियम निश्चित तौर पे हो सकते हैं। इनकी अनुशंसा के लिए एल्गोरिदम को विनियमित करने हेतु कानून बनाया है, जिसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि वे सूचना का प्रसार कैसे करते हैं। मतलब एआई के सूचना प्रसार को हर पार्ट, हर पोर्शन पे, हर पॉइंट पे निगमित और नियमित करने के लिए बाकायदा कानून चीन ने बना रखा है। ठीक है। बात किया जाए तो वैश्विक भागीदारी सम्मेलन जीपीएआई 2020 में शुरुआत की गई थी। 15 देश थे, इस समय 29 देश हैं। क्या इसका उद्देश्य है? यह पहल क्या करती है? विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और शिक्षा जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर एक साथ लाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करती है। मतलब इन क्षेत्रों में जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो विद्वान हैं, जो एआई पे काम करते हैं, उनको लाके एक ऐसा मंच तैयार किया जाए कि वो विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी, सरकारी, अंतर्राष्ट्रीय निकायों या शिक्षा से जुड़े मुद्दों को, ठीक है, ऐसा जिसे कहते हैं केटर कर सके कि आम आदमी इन देशों में, जो कि पहले 15 देश थे, बाद में 29 देश हो गए, तो इन देशों पे एक आम आदमी के लिए इन 6 या 7 विषयों पे, या सरकारों को से जुड़े इन 6 या 7 विषयों को बेहतर तरीके से नियमित, निगमित और विनियमित कर पाए, इनकी बात की जाती है जीपीएआई में। और अगर बात किया जाए 2024 की, तो भारत इसका अध्यक्ष था। कहां पे इसका सम्मेलन हुआ था 2024 में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। अब कुछ टर्म्स ऐसे हैं जिनकी हमें बात करनी जरूरी है। ठीक है। अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो कुछ टर्म्स ऐसे आते हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, तो हमने उनको भी लिख लिया। बस आपको सिंपल भाषा में बता देंगे कि क्या चीजें हैं। एक है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई, और दूसरा है जनरेटिव एआई यानी कि जीएआई और जेनएआई दोनों कहते हैं उसको। तो जो पहला टर्म है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये एक वो परिकल्पना है, जैसे कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक सेट माने, तो ये एक बहुत बड़ा सुपर सेट है जो इस तरीके से काल्पनिक, क्या कहते हैं, इस तरीके से इसकी कल्पना की गई है, माफ कीजिएगा, इसकी इस तरीके से कल्पना की गई है कि आदमी जिस तरीके से सोचता है, प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है, लिखता है, पढ़ता है, हर वो क्रियाएं जो मनुष्य करता है, बिल्कुल वैसे ही जो एआई है वो अगर रिस्पॉन्ड करने लगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जो जनरल इंटेलिजेंस हमारा है, अगर वो आर्टिफिशियली कहीं और अध्यारोपित या प्रतिरूपित कर दिया जा सके, तो उसको क्या बोलेंगे? एजीआई बोलेंगे। जनरेटिव एआई क्या है? अभी जो हम लोग जैसे चैट जीपीटी वगैरह की बात करते हैं, तो ये क्या है कि जब हम कुछ टेक्स्ट बोलते हैं उस हिसाब से बनाता है। ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि प्लीज राइट एन आर्टिकल रिलेटेड टू एन आईएएस इंस्टीट्यूट विद all the features given that the students belong to this category। मान लीजिए कि हमने उसमें दे दिया, तो चैट जीपीटी बना के दे देता है, तो वो जनरेटिव एआई है। ठीक है। हम जो बोलेंगे वो बना देता है। यहां पे क्या है, हम जो नॉर्मली करते हैं, क्योंकि हम कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीजें करते हैं, तो जो हमारे सबकॉन्शियस पार्ट है वो हम नहीं ट्रैक कर पाते, ये उसको भी ट्रैक कर लेगा। ये वो चीजें हैं जो कॉन्शियसली हम बोलते हैं, करते हैं, या इनको आज्ञा देते हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म से ही करके देते हैं। तो ये एजीआई और जीएआई का डिफरेंस है। और टर्म है जैसे कि एनएलपी और एलएलएम्स। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। डिफरेंस क्या है? एनएलपी की बात किया जाए तो लगभग जब मैंने 1950 में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुरू होने की बात की थी, प्रारंभ की बात की थी, तब से ही आपको पता होगा कि उसके पहले से भी इत्तेफाक से लैंग्वेजेस, जो कंप्यूटर से जुड़ी लैंग्वेजेस थी, उन पे काम शुरू हो गया था। तो उनका स्तर बढ़ते बढ़ते अब इस स्तर पे आ गया है जहां पे ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको सीख के आप एआई प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं। तो जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो बेसिकली इस तरीके की भाषाओं का या इस तरीके की भाषाओं को उत्पादित करने की बात करता है कि आप एआई का प्रयोग करके कोडिंग लैंग्वेजेस का जब प्रयोग करते हैं या जब एआई भाषाओं में जो प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनमें जब एआई इन्फ्यूज होता है तो कहीं ना कहीं वो एनएलपी का वर्तमान सेट बताता है। मैं और सरल भाषा में बता दूं कि जो लैंग्वेज आपने सी के बारे में सुना होगा, आपने पाइथन के बारे में सुना होगा, इस तरह की भाषाओं में जो क्रमिक विकास हुआ, इनमें जब एआई इन्फ्यूज हो जाएगा तो, या एआई होता आया भी है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, हुआ नहीं है, बिल्कुल होता है। तो इस तरीके के जब हमको सेट मिलते हैं तो इनको क्या हम कह सकते हैं, इनको हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कह सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा बता दूंगा दोनों में, चूंकि परिभाषा पहले बता दूं फिर एग्जांपल बता दूंगा, समझ जाएंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर लें, जहां पे बहुत सारी लैंग्वेजेस अलग अलग तरीके से लिखी गई और एआई के थ्रू उनका प्रेजेंटेशन हम देखते हैं। जैसे चैट जीपीटी 4 है, ठीक है, चैट जीपीटी 4 एक एलएलएम का उदाहरण है और उसमें जो लैंग्वेजेस, जो अलग अलग पार्ट यूज किए गए वो एनएलपी का उदाहरण, ठीक है। तो निश्चित तौर पे एलएलएम एक सुपरसेट है और जो एनएलपी है वो इसका एक सबसेट है, ठीक है। तो जो भाषाओं के द्वारा, अलग अलग कोडिंग लैंग्वेज के द्वारा जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो एनएलपीज हैं, लेकिन इनका जो कंबाइंड मॉडल है वो क्या है, एलएलएम्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई एनएलपी और एलएलएम की बात। आगे की राह और सुझाव की बात कर लिया जाए तो क्या क्या है हमको क्या करना होगा, एआई नियमों के साथ सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हम इंडिविजुअल हो या हो सिविल सोसाइटी या हो देश, शासन प्रशासन, हमको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, चूंकि मिसयूज ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इस दौरान, ठीक है। यूज केस तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा है, पर मिसयूज ऐसे हैं कि थोड़ी सी भी गलती हुई तो बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है। शक्ति एकाधिकार के बारे में यानी पावर कंसंट्रेशन के बारे में सोचना होगा और एआई उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देना होगा हमें। जैसे कि कई कंपनियों को हमको वहां पे निश्चित तौर पे सपोर्ट करना होगा, जहां अगर कंपटीशन अच्छा होता है, प्राइस कम होता है, फेयर कंपटीशन होता है, हमें यह पता चलता है कि कौन सी कंपनी बेहतर और अच्छे नियत के साथ काम कर रही है, तो वो जो माहौल है, वो जो एटमॉस्फेयर है वो बेटर होगा, अच्छा होगा, ठीक है। बात किया जाए तो सामाजिक मूल्यों और प्राथमिकताओं को प्रतिनिधित्व करने वाले नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए विविध हितधारकों को शामिल करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई एआई प्लेटफॉर्म है तो उससे जुड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं यानी कि हितधारक हैं, उनका प्रभाव जिन जिन पे पड़ रहा है, इंडिविजुअल्स पे, सिविल सोसाइटी पे, उद्योग पे, प्रशासन पे, शिक्षा पे, व्यापार, जिस भी चीज पे, खेल पे, जिस पे भी प्रभाव पड़ रहा है, उनसे जुड़े जो प्रमुख हितधारक हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके तब डिस्कशंस हो और तब एआई पे बात हो या एआई को आगे ले जाने की बात हो या एआई से जुड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आगे ले जाने की बात हो, उन पे डिस्कशन हो। और क्या है, अगर एआई सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ऑडिटिंग तंत्र लागू करना चाहिए निश्चित तौर पे। जैसे कि हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, सेबी की बात करते हैं, आरबीआई की बात करते हैं, ये सभी वो बॉडीज हैं जो रेगुलेशन का काम करती हैं। कोई बैंक का रेगुलेशन करता है, कोई शेयर मार्केट का रेगुलेशन करता है, कोई जो फोन वाली कंपनीज हैं, सेलुलर कंपनीज हैं, इनका रेगुलेशन करता है। वैसे ही एआई कंपनियों के लिए भी रेगुलेटरी बॉडी हो जो इनको ऑडिट कर सके और बता सके कि ये गलत, ये सही, ये नियम और इसको फॉलो करना है। बात किया जाए तो चुनावी प्रक्रियाओं में एआई के भविष्य के जो अफीकों को अनुमान लगाना चाहिए और उन्हें कम करने के लिए सक्रिय नियम बनाने चाहिए, जिसकी मैंने पहले भी बात की है कि बेहतर नियमन, बेहतर विनियमन और उस कानून का उचित अनुप्रयोग न सिर्फ सिविल सोसाइटी बल्कि नेताओं द्वारा यानी कि जो लेजिस्लेचर है या जो एग्जीक्यूटिव है उन सब के द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इस पे भागीदारी आगे बढ़ के हर पक्ष से जो भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबको आगे लाके एक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तभी हम एआई के जो दुष्प्रयोग हैं, ठीक है, जो गलत या नकारात्मक प्रयोग है, उनको हम रोक सकते हैं या एटलीस्ट कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कोड है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे मैं पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं, आने वाले जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, उनकी जानकारी दे देता हूं यहां पे। बाकायदा हम कोशिश करेंगे कि इस टेलीग्राम ग्रुप पे लगातार
अच्छे प्रश्नों का और आर्टिकल्स का एक वहां पे कलेक्शन उपलब्ध कराया जाए ताकि जो छात्र जुड़े हैं वो अपनी यूपीएससी की जर्नी को सुगम बना सकें। ठीक है, स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।